तो वोट का बजट है या नोट का बजट, आज सुबह से आप स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं हमारा। गुलाबी रंग का आज हमने अपना स्टूडियो बना दिया, बिल्कुल वैसा जैसा 2000 रुपये का नया नोट आपकी जेब में होता है, उसी रंग को आज हम ले आए स्क्रीन पर आपके लिए। वैसे आज बसंत पंचमी का दिन है, जैसा हम पहले कह रहे थे आपको, और आज लक्ष्मी की चर्चा हो रही है बजाय माँ सरस्वती के। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन आ गए बीजेपी की तरफ से स्टूडियो में, और हमारे साथ मीम अफजल इस वक्त आ गए। वो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काम देख रहे हैं, तो कांग्रेस के अपने दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आर्यन वैद हमारे साथ मुंबई से हैं, मॉडल हैं, अभिनेता हैं। और इस बीच मुझे बताया गया प्रसाद भोसेकर हमारे साथ आ गए, हैदराबाद में मौजूद है। वो ISB में, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, उनके साथ कुछ छात्र हैं। मेरे सहयोगी प्रसाद वहाँ है। प्रसाद, जल्दी से छात्रों का एक कमेंट ले लीजिए, उसके बाद क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टियों के पास जाऊंगा तो आपको पता है गुंजाइश बड़ी कम रह जाती है किसी और से बात करने की। प्रसाद सुन रहे हैं मुझे? शायद प्रसाद को हमारी आवाज नहीं जा रही। आर्यन, आपको मेरी आवाज आ रही है? एज अ वोटर, एज अ नागरिक ऑफ इंडिया, देश का, भारत का एक पढ़ा लिखा जागरूक व्यक्ति, एक अभिनेता और एक प्रोफेशनल, आपने इस बजट को कैसे आंका है? कितने नंबर देते हैं आप? आई थिंक ये बजट को इंडिपेंडेंटली आप देख नहीं सकते। दिस बजट इज डेफिनेटली लिंक्ड टू डीमोनेटाइजेशन, तो आप इसको इंडिपेंडेंटली एज अ बजट नहीं देख सकते हैं। आफ्टर द शॉक थेरेपी ऑफ डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद ये जो बजट जो दिया, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड बजट, और जरूरत भी थी, बिकॉज नीदर द स्टॉक मार्केट्स, नीदर द रियल एस्टेट सेक्टर एंड इंडस्ट्री एट लार्ज एक और झटका इस तरह का नहीं ले पाती। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सॉफ्ट बजट, और शायद लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा बहुत सारे रेडिकल चेंजेस, बिकॉज दिस गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ रेडिकल चेंजेस, गुड और बैड, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इश्यू। बट आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट आप अगर दोनों चीजों को एक साथ देखें, आई थिंक इट्स अ गुड बजट व्हिच बैलेंसेस आउट the actions of demonetization to a large degree। एक बहुत हद तक जो demonetization की वजह से अच्छा या बुरा जो भी हुआ था उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है। ठीक है, वापस आता हूँ आर्यन आपके पास। They've tried to balance out। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो देखिए, वो भी आज नोट के रंग वाली जैकेट पहन के आ गए। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। अमाउंट था उसमें खासी बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ तक एक्सपांड किया है। मैं मानता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी प्रावधान को लगभग दुगना कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या में दुगना विस्तार करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और बहुत सारी योजनाएं, ई मंडी का व्याप बढ़ाना और किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल पाए, इसके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की बात भी प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। वित्त मंत्री जी की घोषणाओं में जो इरिगेशन के लिए नाबार्ड के तहत एक राशि रहती थी, उसके अंदर भी लगभग 50% का इजाफा कर माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा देने का काम किया है। मुद्रा योजना जो देश के आकांक्षी युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक माध्यम बनी है। मुद्रा योजना का बजट को भी इस साल में 2.44 लाख करोड़ रुपया, 2.44 लाख करोड़ कर स्वरोजगारी के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले आकांक्षी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बहुत सारी राशि को उपलब्ध कराया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीजें करी गई हैं, मगर हर एक सगर्भा महिला को 6,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में सीधा देना और सगर्भा की स्थिति में उसके न्यूट्रिशन की चिंता करना, आने वाले बच्चे spending, and now our strength is that the sowing is good, so the yields may be better, so the farm sector can produce some because you've had a good monsoon. That's one of the impact. Our weakness is private sector, banks still struggling. So if we keep these factors in front, I had to spend more.
and therefore the government had to keep up its spending. Now, in order to spend more, do I just increase the number of schemes, or do I pick up the most successful areas which have yielded results in the last few years, and I spend on that? And on merits, the first area that deserved spending was rural agriculture. So I do a large part of spending there. I do it in irrigation, I do it in rural roads, I do it in rural housing, I do it in the rural farm sector, insurance and so on. So I do a lot of spending there. The second area, keep continuously increase in the social sectors. So we maintained a steady flow, increased it. The third area. तो पहले आपने सुना बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को, और उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली कुछ सवालों का जवाब दे रहे हैं एक परिचर्चा के दौरान बजट से जुड़ी। हमारे साथ विजय शेखर आ गए हैं, पेटीएम के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। स्वागत है विजय शेखर आपका। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो डिबेट में शामिल नहीं होंगे, हम सीधे उनसे कुछ मिनट बात करेंगे और उसके बाद उन्हें फ्री कर देंगे, भले ही बजट में बहुत कुछ फ्री ना मिला हो हमें आज। तो विजय जी, आप खुश हैं आज के बजट से? हालांकि आपकी मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कह रही है और शेयर मार्केट ने तो थम्स अप दिया ही है बजट को। थैंक यू रोहित। मैं उसमें डिबेट में भी शामिल होना चाह रहा था, लेकिन क्या करें, वो थोड़ा टाइम शेड्यूल की प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो डिबेट में शामिल होने के लिए भी बहुत अच्छा लगता। देखिए, बजट तो मेरी नज़र में एक बहुत ही शानदार डिजिटल इकोनॉमी बजट है। देखिए, पिछले साल अगर हम देखें तो सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया था। इस साल ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल को तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़रूरी पुश मिला है, लेकिन अगर हम एक ज़रूरी और नई चीज़ की बात करें तो वो डिजिटल इकोनॉमी बजट है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि छोटे दुकानदार हों, बड़े दुकानदार हों, आप अगर भुगतान डिजिटल मोबाइल या किसी और टेक्नोलॉजी तरीके से ले रहे हैं तो हम आपको टैक्स भी कम लगाने देंगे। और जो कंज्यूमर हैं, यानी कि जो इनकम टैक्स है उनको भी ये बोला है कि अब हम आपसे 5 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं लेंगे। इसका मतलब कि सरकार की क्लैरिटी है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो कि कैश से चलती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बनाया जाए। और मेरा ये मानना है कि बैंकिंग इकोसिस्टम, फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम, उसके लिए बहुत ही शानदार बजट है। विजय जी, जिस देश में आज भी आम आदमी डरता हो अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने से कि कहीं चोरी हो जाएगी, कोई क्लोनिंग कर लेगा या किसी को मेरा पिन पता लग जाएगा, आपको लगता नहीं कि वहाँ पे डिजिटल पेमेंट जो स्वाइप मशीन से होते हैं उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज सरकार को पूरी तरह हटाने के लिए बड़ा ऐलान कुछ करना चाहिए था? या आप केवल पेटीएम की नज़र से देख रहे हैं कि मोबाइल से कर रहा है, तो वहाँ पे भी डाटा के लिए कोई प्लान नहीं है? और नेटवर्क तो कितना आता है आपको पता है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर हम इंसेंटिव्स की बात करें तो कार्ड से जब पेमेंट होते हैं और मोबाइल से जब पेमेंट होते हैं तो कार्ड के पेमेंट में चार्ज लगता है और मोबाइल के पेमेंट में इंटरनेट कनेक्शन का चार्ज लगता है। 2 चार्ज जरूर लगते हैं। सरकार ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की जो बात करी है, जिसमें ना तो आपके पास मोबाइल होगा ना ही आपके पास पॉस मशीन होगी, तब भी आपको डिजिटल डोंगल यानी कि जो बायोमेट्रिक डोंगल होते हैं उन पे अपना थंब स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। तो वो एक आप अगर देखें तो बहुत लास्ट के 2-3 महीने में उसकी ज़्यादा बात नहीं हुई, AEPS जैसे कहते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। लेकिन अगर हम ये देखें कि सरकार ने उनके ऊपर से जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो हटा दी हैं और 2 मिलियन डोंगल्स और आधार इनेबल पॉइंट सिस्टम की बात करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी रोहित जी, इस देश में सिर्फ 7.5 लाख दुकानें हैं जिनके पास पेमेंट सिस्टम है कार्ड का, 7.5 लाख। और सरकार ने कहा है कि हम 20 लाख मोबाइल यानी कि वो जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, मोबाइल की बात अलग रखें, पेटीएम की बात अलग रखें, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो एक बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है डिजिटल इकोनॉमी को। और अगर भीम की बात करें, यूपीआई की बात करें, जब हम पेमेंट में चार्जेस की बात करते हैं तो पेटीएम जैसे वॉलेट है और वॉलेट कंपनियों के चार्जेस बहुत ही कम हैं कार्ड से। दूसरी तरफ एक यूपीआई सिस्टम भी है जो NPCI द्वारा बैंकों के लिए बनाया गया, उसमें जो भीम के द्वारा उसको बढ़ोतरी मिली है वो बहुत ही गजब है। तो आप ये देखिए, सरकार ने ना एक किसी कंपनी या किसी पेमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ावा न देते हुए अपने जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भीम है, जैसे NPCI लेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तरफ बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। इससे ओवरऑल ट्रस्ट बढ़ेगा। आपने सही बात बोली कि ग्राहक को डर लगता है कि मैं कार्ड स्वाइप करूंगा तो क्या हो जाएगा।
इसीलिए सरकार ने उसके ऊपर साइबर फ्रॉड और जो सिक्योरिटी के रिलेटेड बात करी है वो भी बहुत अच्छी करी है। और एक बात याद रखते हैं, जब एक कंपनी कहती है और छोटी सी 4-5 कंपनियां कहती हैं कि आप डिजिटल जाइए तो थोड़ा सा मूवमेंट आता है, लेकिन जब एक सरकार कहती है कि आप डिजिटल जाइए, हम आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट करेंगे और पेमेंट रेगुलेटर की बात करी है तो जरूर एक करेक्ट डायरेक्शन में है। विजय जी, आपके पास तो डेटा आता होगा, डायरेक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छी है और इंसेंटिव देगा। वॉलेट है वो इस देश के किस हिस्से में कितना यूज हो रहा है, जो मेरा अपना अनुभव है सर निजी तौर पे, वो डीमोनेटाइजेशन के दिनों में जब नोट नहीं थे एटीएम में, तब तो छोटे छोटे दुकानदार भी कहीं ना कहीं से स्टिकर निकाल के दिखा देते थे या फोन नंबर बताते थे कि इसके जरिए आप पैसे दे दीजिए। और जब नोट आने लगे हैं सर उत्तर प्रदेश बिहार जैसी जगहों पर, लोग मना करने लगे हैं, वो कह रहे हैं कैश लाइए, कैश में ही बात होगी, भले कल दीजिएगा पैसे, आज मत दीजिए, सामान ले जाइए, लेकिन बात कैश में कीजिए। फिर कैसे डिजिटाइज करेगा? बहुत बढ़िया। देखिए, आपने जो बात बोली है ना, यही जगह है जहाँ पे इंसेंटिव, एजुकेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है। जो उन लोगों से ऊपर तक का इकोसिस्टम है, तो सब चीज़ है ना, बिल्कुल ऐसे एक बाल्टी सोचिए, उसके ऊपर आप एक बूंद डाल रहे हैं स्याही की, तो जिस तरीके से धीरे धीरे करके वो नीचे तक जाती है और सारी बाल्टी में फैल जाती है पानी में, उस तरह से देखिए डिजिटल इकोसिस्टम को। शुरुआत जो होती है वो बड़े शहर के बड़े मर्चेंट से होती है, जैसे कि हमारे जो रिटेल शॉप्स होती हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे से शुरुआत होती है। लेकिन उसके बाद जब वो तेज़ी से बढ़ा, डिमोनेटाइजेशन के दिनों में जब कैश उपलब्ध नहीं था, लोगों को समस्या थी, तो वो जैसे कि हम कहते हैं कि भारतीय लोग जुगाड़ू होते हैं, तो कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने जुगाड़ निकाल लिया, पेटीएम निकाल लिया, कुछ और पेमेंट का मेथड निकाल लिया, किसी ने कहा बाद में दे दो। लेकिन अब जो बात हो रही है डिजिटाइजेशन की, वो एक फाउंडेशनल बात हो रही है, वो कोई एक अपॉर्चुनिस्टिक या लिमिटेशन की वजह से नहीं हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि अब हम एक इंसेंटिव दे रहे हैं अगर आप डिजिटल हो जाएं। आपने देखा, जैसे हम बात कर रहे थे कि सरकार ने कहा है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें अपनी इनकम को, तो एक दुकानदार 100 रुपये के अपने टर्नओवर पे 8 रुपये की इनकम मान के उसको टैक्स कर दिया जाता है, 8% होता है वो टैक्स, और वो कट के अब 6% होगा अगर आपने डिजिटल से पेमेंट ली है। तो ये जो टैक्स में 2% का फायदा है, 8 के बेसिस पे ये 25% एडवांटेज है। तो लॉजिकली तो सरकार ने अपनी तरफ से इंसेंटिव दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस इनकम को ही डिस्क्लोज नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो टैक्स भी नहीं पे हो रहा था। तो अब मेरा ये मानना है कि देखिए टैक्स कम कर दिया है, लोगों को डिक्लेयर करेंगे और धीरे धीरे करके, जैसा आपने यूपी और बिहार की बात करी है, तो हम आपको बस यही बात बता सकते हैं कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के स्तंभ में इस देश के लिए। आप इंसेंटिव की बात कर रहे हैं सर, आप खुद तो इंसेंटिव कैसे देते हैं? देखिए ना, आप कहते हैं कि हम 500 रुपये का कैशबैक देंगे, आप 5000 की चीज़ खरीदिए, और फिर उस 500 रुपये के कैशबैक को 5 बार की खरीद में आप बांट देते हैं 100-100 रुपये में। टिकट खरीदिए तो 100 रुपये बचा लीजिए, बिल दीजिए तो 100 रुपये बचा लीजिए। आप भी तो कहाँ एक साथ 500 रुपये का इंसेंटिव दे रहे हैं किसी को? हाँ, देखिए बात ऐसी है कि पेमेंट सिस्टम की कंपनी है, हम कोई सामान नहीं बेच रहे। जब आपने टिकट खरीदी, तो आप अगर एक सिनेमा में जाते हैं तो टिकट का पैसा कौन बनाता है? सिनेमा वाला बनाता है। आपने अगर कोई शॉपिंग करी तो पैसा किसका बनता है? जो सेलर है। तो हम तो इंटरमीडिएटरी हुए जो पेमेंट प्रोसेस करते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अगर इस सिस्टम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। अब असलियत तो ये है कि अगर आपको 5000 रुपये का, मान लीजिए आपने कोई फ्लाइट का टिकट खरीदा और आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलना चाहिए था, तो फ्लाइट कंपनी को 500 रुपये का कैशबैक देना चाहिए ना। पेमेंट सिस्टम तो यही कह सकता है ना कि मैं आपको 100 5 बार के लिए दे दूंगा, जिससे कि कम से कम वो वाइबिलिटी रहे। देखिए, सारी बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना, उनमें बस एक ही एक कमी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती हैं। हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल और ग्रोइंग और सर्वाइविंग कंपनी बने, तो हमें ये तो मेथड ज़रूर लगाने पड़ेंगे। तो ये बजट आपको लगता है सस्टेनेबल, ग्रोइंग और सर्वाइविंग है जो आज आया? हाँ जी, ये बात जो मैं बिल्कुल, देखिए सरकार ने अगर फाइनेंस सिस्टम की बात करें तो एनपीए के ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर की नज़र गई है और जो लेंडिंग के ऊपर नज़र गई है, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हैं। और एनपीए में मेरा मानना है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है देश में, लेकिन जो कदम आए, ट्रेडिंग हुई अलाउ, टैक्स बेनिफिट दिए बैंक को क्योंकि आपके पास एनपीए तो जब कम से कम ना हो, और इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों कंसोलिडेशन, ये ना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, और सारे विश्व में देश की बड़ी कंपनियों को बड़ा बनने को मौका मिलेगा, और उससे सारे विश्व में हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि हम एक सुपर पावर की तरह से बन के आ रहे हैं। वो बहुत अच्छे कदम है उसकी तरफ। एक वरना यहाँ पे के लिए सर डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉन्ग टेल है सर, एक अर्थशास्त्री के लिए भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में जो आपका वित्त मंत्री अर्थशास्त्री होता है, उसके लिए रॉबिनहुड बन के सर्वाइव कर पाना कितने दिन पॉसिबल होता है सर? कि अमीर से ले लेंगे, गरीब को दे देंगे? ये बहुत ही
हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। आपको याद होगा, हम जो टीवी देख रहे हैं उसमें दो तरह के लोग हैं। एक जिनकी साल की सैलरी 50 लाख से बहुत कम है, और एक जिनकी 50 लाख, 1 करोड़ और इतनी नौकरी भी है। तो सरकार ने बिल्कुल रॉबिनहुड वाला काम करा। पहले 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जब सैलरी होती थी तब वो सरचार्ज लेते थे, अब उन्होंने वो 50 लाख की सैलरी पे कर दिया। स्टार्टअप इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी कंपनियों में 50 लाख बहुत लोगों को पैसा मिल रहा होता है, तो उनके ऊपर से सरचार्ज लिया। बिल्कुल यही काम जो रॉबिनहुड वाला काम है, पैसे वहाँ से लिए हैं और फिर गरीबों में बांटे हैं। देखिए, बजट का काम ही है, बैलेंसिंग करनी है, ग्रोथ में जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ से लेना है, और जहाँ नहीं मिल पा रहा, वहाँ बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये देखिए, रॉबिनहुड का काम तो किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का किसी भी साल में ये तो काम हर साल रहा है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आज जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, उसके दर्शकों के साथ बात करने के लिए और अपने मन की बात कहने के लिए। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला उसके लिए। शाहनवाज साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। अगर रॉबिनहुड मॉडल ही कामयाब मॉडल होता तो इस देश की किस्से कहानियों में सबसे ज़्यादा कहानियाँ रॉबिनहुड की ही सुनाई जाती सर, क्योंकि रॉबिनहुड मॉडल उतना कामयाब नहीं रहा है। अच्छा राजा ठीक है, वो सबका भला करता है, लेकिन फिर उसमें अमीर का छीन के गरीब को नहीं देता कम से कम। और ये मैं देख रहा हूँ जो लगातार दर्शक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसमें ऐसी प्रतिक्रिया भी आ रही है। नहीं, अमीर और गरीब का जो पैमाना है ना, वो अलग अलग चश्मे से अलग अलग देखा जाता है। आप जाएंगे तो कहीं पे गांव में कहेंगे अमीर कौन है, तो जिसने छत का मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, वो भी अपने आप को अमीर कहने लगता है। दिल्ली में आएंगे तो आपका अमीर का पैमाना सोचने का एकदम अलग हो जाता है। और जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, वो जब रोटी मिलने लगती है तो उनको लगता है ये बेसिक ज़रूरत है। सरकार का काम क्या है? सरकार कोई बिजनेस कंपनी नहीं है। सरकार का काम है कि टैक्स को बराबरी के साथ, इस मुल्क डेमोक्रेसी में यही है कि सबको बराबरी मिले। तो देखिए, एक टैक्स का पैमाना बढ़ाया, जहाँ 3 लाख से ऊपर में एक छूट दे दी, 5 लाख तक 5% ही रखा, और इन सब चीज़ों की बहुत पहले डिमांड होती थी, वो किया। इस बजट में पूरी तरह सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर, एफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसको ध्यान में रखकर, ये रोज़गार कैसे सृजन उसका हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर एक बेहतरीन बजट बनाया है। आज की परिस्थिति में लोगों को ये भ्रम पैदा न हो कि सरकार के पास जो पैसे आए हैं, जो बैंक में जमा हुए डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो पैसे सरकार के हैं, वो लोगों के पैसे हैं। लेकिन वो अनअकाउंटेड थे, वो काउंटेड हो गए हैं, यहाँ आए हैं टैक्स में। आपने देखा रोहित जी की वित्त मंत्री जी ने बैकग्राउंड भी रखा, पहली बार हुआ होगा। कितने लोग टैक्स देते हैं, कितने करोड़ लोग देते हैं, कितने लोगों के टैक्स देने का लेवल है, और कितने लोग 2 करोड़ से ज़्यादा विदेश चले जाते हैं, लेकिन टैक्स देने वालों की तादाद कितनी घट जाती है। सर, विदेश जाने के लिए, कार खरीदने के लिए बैंक वाले घर आ जाते हैं, ये लीजिए पैसे, देते रहिएगा महीने का 2000 करके, 2500 करके, 3000। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमें भी मालूम है कि जाने वालों का कोई लोन लेके जाने वाला, पता नहीं, शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा, मुझे तो पैसे जिसके पास होते हैं वही जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं लोग। तो सरकार ने जो भ्रम पैदा किया गया था उस सबको दूर किया है। रेलवे में देखिए कितना बड़ा काम किया, 1 लाख करोड़ का रेलवे सेफ्टी फंड बनाया है। किसानों के लिए 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऋण उपलब्ध कराया है। तो हर सेक्शन को छूने की कोशिश की है। और मुझे मालूम है कि जब हमारे कांग्रेस के मित्र बैठेंगे तो वो तो पहले से तय करके आए हैं, जो कुछ भी किया उसकी आलोचना करनी है, क्योंकि बजट को भी वो राजनीति देखते हैं। कितना भ्रम पैदा किया गया, इस बजट को रोकने की कितनी कोशिश की गई। अभी मैं मीम अफजल साहब से पूछूंगा तो वो आपके बजट की कमियां ही गिनाएंगे। नहीं, वो मैं जानता हूँ, मैं मीम अफजल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि वो इस बजट के में कमियां निकालने के लिए ही आए हैं। चलिए, हम एक बार उनसे पूछ लेते हैं। मीम अफजल साहब, राहुल गांधी को पसंद नहीं आया बजट, जो उनकी पहली प्रतिक्रिया हमने सुनी, वो कोई बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दिए, क्यों? वो तो वही बात है जो शाहनवाज साहब ने कहा। हम भी उम्मीद कर रहे थे कि शाहनवाज साहब आएंगे तो बजट की सिर्फ तारीफ करेंगे, उनको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। और हमारी मजबूरी ये है कि हम इसके अंदर कमियां देखेंगे, चूँकि अपोजिशन का रोल है। मैं 2-3 बातें, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। एक सवाल बड़ा अहम था, वो आपने शुरू में पूछ लिया, और जो मोहतरमा थी पुनीता सिन्हा जी, उनसे आपने पूछा कि 15,000 आने वाला था, 15 लाख 15 लाख, तो 12,500 दे के कुछ तसल्ली कर दी, लेकिन वो परसेंटेज क्या है, बहुत कम है। मैं उससे अगला सवाल पूछता हूँ, जिनकी आमदनी 25,000 से कम है, यानी जो यकीनन गरीब लोग हैं,
10,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं, 7,000 कमाते हैं, 8,000 कमाते हैं, शहरों तक के अंदर कमाते हैं ऐसे लोग, छोटे छोटे काम करने वाले। उनके लिए इस बजट में क्या है? कहीं बता सकता है कोई एक्सपर्ट मुझको कि उनके लिए क्या स्कीम दी गई है? दूसरी बात जो राहुल जी ने कहा कि रोज़गार, इस सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, गोया अभी 3 साल होने जा रहे हैं, तो 6 करोड़ की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो FI है उसमें 16 का, उसके अंदर 2016 में 1.5 लाख रोज़गार जो हैं वो बनाए गए हैं। आप एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए बजट दे रहे हैं, उसके इंतज़ामात कर रहे हैं, लेकिन जॉब कहाँ से लाएंगे? ये पढ़े लिखे लोग और भी ज़्यादा समझदार हो जाएंगे तो जॉब के लिए कहाँ जाएंगे? और अभी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े दोस्त हैं मोदी जी के, उनके बारे में आज एक खबर आई है जिससे कम से कम बड़ी तादाद में लोग जो हैं अमेरिका से वापस आएंगे देश में तलाश करने के लिए रोज़गार। उनको जॉब कहाँ से दी जाएगी? एक मैं आपको और तवज्जो दिलाता हूँ, कहीं सुन रहा था, बहुत तारीफ़ हो रही थी, मनरेगा के अंदर 38,000 से बढ़ाकर के 48,000 करोड़ रुपया किया गया है। तो आपको मैं बताऊं कि सिर्फ जो इंडस्ट्रियल, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मजदूर संघ जो बीजेपी का एक ऑर्गन है, RSS का ऑर्गन है, उसका कहना ये है कि 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ मजदूर, चूँकि रोज़गार बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, रियल एस्टेट ख़त्म हो गई है, पलायन करके चले गए। 3,000 तो सिर्फ एक सेक्टर से हैं, उसके बाद लेदर है, दूसरी चीज़ें हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि कम से कम 6-7 करोड़ लोग शहरों से वापस अपने गांव चले गए हैं। तो इसलिए वो बजट तो बढ़ना ही चाहिए था। इसलिए कि अब आप उनको क्या देंगे? काम तो दे नहीं पाएंगे, इसलिए आप उनको कहेंगे कि चलिए आप पौंड खोदिए, तालाब बनाइए, सड़कों को ठीक करिए, इधर मट्टी डालिए, उधर मट्टी डालिए, जो तरीका है मनरेगा का। तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो गरीब आदमी है इस देश का, जिसको मैं मानता हूँ 60% से ज़्यादा तो है ही है, उसके लिए इस बजट में क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। देखिए ये बजट ही, उसको कितना मिलेगा तो अलग बात है। ये बजट आप बताएं, फिर मैं ISP जाऊंगा, एक बार वहां के भी कमेंट लेंगे। एक बात मैं और कहना, एक बात और, सर थोड़ा रुक के, शहनवाज साहब एक बात और कहना चाहूंगा। सर थोड़ा रुक के वापस आऊंगा आपके पास। मैं डिमोनेटाइजेशन, इस बात से डिमोनेटाइजेशन का जो असर हुआ कि पहले शुरू के 20-22 मिनट में कमेंट देने आ ही नहीं पाया आपके पास, लेकिन अब यकीन रखिए मैं वापस आऊंगा। आप देखिए ये बात कहने का मौका पूरा ये बजट पूरी तरह गरीबों को, किसानों को ही समर्पित है। मैंने अपनी यही बात जेटली साहब ने भी कही है, प्रधानमंत्री जी ने भी कही। अब कांग्रेस के देखने का तरीका है कि गरीबों के लिए काम उनको नहीं दिखते हैं। आप बताइए कि आज हमने अगर 3 लाख में टैक्स में भी छूट दी है, जो 2.5 से 3 किया है और 3 से 5 किया है, तो जो काम करते हैं 15,000 20,000 कमाने वाले लोग हैं, उनको भी इसमें फ़ायदा है। दूसरा, हमने ये कह रहे हैं मनरेगा के बारे में, मिट्टी खोदने का काम आपके ज़माने में सिर्फ मिट्टी खोदी जाती थी, हमने उसको देश से जोड़ दिया, हमने उसको पौंड बनाने के लिए कह दिया, और ये एक बहुत बड़ा काम जो पहले होता था वो पौंड बनाने का काम उसमें जोड़ा है। तो अगर हम उसको उस स्कीम खराब नहीं थी, स्कीम में जो भ्रष्टाचार था, कमियां थी, उसको हटाने का काम करने के बाद उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि हम इसको जारी रखेंगे, लेकिन इसकी कमियों को बताकर कहा था दूर करेंगे, तो उसको भी किया। सीधे गरीबों का उसमें फ़ायदा होगा। तीसरी बात कि आप कह रहे हैं कि रोज़गार के बारे में, कल से राहुल गांधी जी एक ही कैसेट बजा रहे हैं, रोज़गार कहाँ। बजट से पहले भी वो कहा, अभी भी यहाँ कहा। इस देश में स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिल रहे हैं। आपको मालूम है कि इस देश में जो बड़े बड़े हाईवा, बड़े बड़े ट्रक चलाने के लिए आज पूरे दुनिया में स्किल डेवलपमेंट यहाँ नहीं है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के लोगों को नौकरी मिलती है। आप कहीं भी यूरोप में चले जाइए। अभी राजीव प्रताप रूडी जी ने हर जगह ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर और जो बड़ी इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट चलाने के लिए ऐसे सेंटर दिए जिनको 100% जॉब मिल रहा है। तो आपने तो स्किल के नाम पे कुछ नहीं किया था। प्रधानमंत्री का जोर है, जिस तरह डिजिटल इंडिया पे जोर है, उसी तरह स्किल इंडिया पे जोर है। अब नौकरी का पैमाना जो अफजल साहब कह रहे हैं वो क्या है? आप कह रहे हैं 1.5 लाख को दिया। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि एक लाइन को आप पकड़ते हैं
और वो जो सच नहीं होता है उसको 100 बार बोलकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। क्या 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला? जी नेटवर्क में 1.5 लाख लोग काम कर रहे होंगे। आप क्या कह रहे हैं? इतने, अगर आप न्यूज़ चैनल को देख लें, जितने न्यूज़ चैनल खुले हैं उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कह दें कि नहीं 1.5 लाख लोगों को, या इस देश में हमने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं, नौकरी का मतलब ये नहीं, हमने हाथ में हुनर दिया है और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। इतने, और अमेरिका की जो बात से डराया जा रहा है उसका कुछ आंकड़ा भी तो होगा। नहीं, आंकड़ा ही तो दिया है शाहनवाज साहब, उसका कुछ आंकड़ा भी तो होगा जो आपको देखिए, देना वो चाहिए। आंकड़ा है कि आज करीब बजट में देना चाहिए था ना, कितने लोगों को रोजगार दे दिया। अफजल साहब, इतने देर का बजट है, रेल बजट और आम बजट में आपने ये भी इशारा कर दिया कि 3 मिनट में खत्म कर दिया रेल बजट को। आप ये देखिए कि सारे आंकड़े, इतनी मोटी गाथा है, किताब है, आपके पास भिजवा देंगे, मेरे पास आएगी। हम आप पूरे आंकड़े पढ़ लीजिए। हम भी इंतजार आप करेंगे। पढ़े लिखे आदमी, आपको कहाँ दिक्कत है? हम भी इंतजार करेंगे कि एक बार वो दस्तावेज आ जाए तो उसमें क्या आंकड़े सरकार ने दिए हैं, उसके बाद उस पर विस्तृत चर्चा हो सके। इसके पहले मैं एक बार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फटाफट चलता हूँ हैदराबाद। मेरे साथ प्रसाद हैं। उम्मीद करता हूँ प्रसाद अब आपको आवाज आ रही होगी, और आपकी मुस्कुराहट बता रही थी कि आपको दोनों नेताओं की बातें सुनाई दे रही हैं। वहां जो छात्र आपके साथ हैं, यूथ है इस देश का, वो इस बजट को कैसे देख रहा है? जिसको कल जाके पॉलिसी मेकर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, वो इस बजट को कितने नंबर दे रहा है? रोहित, आपकी आवाज़ मेरे को 45 मिनट से आ रही है। मैं पूरा सुन रहा था जो भी चैनल पे चल रहा था, और मेरे साथ यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के छात्र और छात्राएं हैं जो पूरे भारत वर्ष से आते हैं, पूरे अलग अलग देशों से। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आप तो पढ़ते हैं यहाँ पर, तो एजुकेशन सेक्टर को लेकर क्या आपको देखने को मिला? वित्त मंत्री ने क्या नई चीज़ें सामने रखी हैं? मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से 2-3 कदम जो सरकार ने लिए हैं वो काफ़ी प्रगतिशील हैं। जिस हिसाब से दो नए एम्स की घोषणा की गई है गुजरात और झारखंड के लिए, और जो कि स्कूलों के लिए नई एक गुणवत्ता नीति जो आएगी, आई थिंक वो काफ़ी अच्छी एक स्टेप होगा स्कूलों के लिए। और तीसरा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आई थिंक नए इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए जो कोशिश करेगा, वो भी एक काफ़ी अच्छा कदम होगा इसकी तरफ। उससे नए नए इंस्टीट्यूट्स को बढ़ोतरी मिलेगी। तो आपके हिसाब से क्या अलग था इस बार के बजट में 2017 के? इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि फिस्कल टारगेट हैज़ बीन मेंटेन्ड एट 3.2%, और पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस ब्रिंगिंग दैट अंडर द टैक्स स्कैनर, दैट्स वेरी हिस्टोरिक, अच्छी बात है। ये सरचार्ज अबाउट 15 lakhs वो थोड़ा अननेसेसरी था। जब हम टैक्स कोड सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये सेस वेस सब कोलैप्स करके एक यूनिफॉर्म रेट लगाना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी नई बात या कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगी, या फिर और कौन सा ऐसा एरिया था जिसको वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए था? मेरे हिसाब से द फोकस ऑन रूरल इंडिया वाज वेरी गुड, एंड रूरल इंडिया कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ पॉपुलेशन, एंड द स्कीम्स लाइक महिला शक्ति केंद्र एंड taking 5,000 panchayat out of poverty, these are few very good schemes and which will focus on rural India and help those people overcome the poverty. And few things that I think were missing there, I couldn't get this out from budget, that how those 5,000 panchayat will be taken out from poverty line, and I hope there's a more to budget in appendix and all. आपके हिसाब से क्या इस बारे में पॉजिटिव देखने को मिले और क्या नेगेटिव देखने को मिले? अभी ये अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। सी बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज नाउ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल कम डाउन फॉर द इन्वेस्टर्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेजिंग मनी। सो इसके हिसाब से अभी इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाएंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत चीप हो जाएंगे लोगों के लिए। लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है, दो चीज़ के लिए क्लैरिटी नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन क्या है, ओके कितना बड़ा हाउस अफोर्डेबल हाउसिंग बोलते हैं और कितना बड़ा लोन उसके हिसाब से जाता है। सो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में वो प्रोजेक्ट्स में वो फंडिंग होने के बाद बीच प्रोजेक्ट बिना कंप्लीट होने के बाद वो फंडिंग निकाल देंगे। सो दे शुड सी दैट द मनी इज़ नॉट टेकन आउट ऑफ द प्रोजेक्ट्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो रोहित, आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्टूडेंट्स ने बजट को आंका है। किसी ने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ और भी ध्यान देना चाहिए था। ठीक है। और खास बात ये यहाँ पर पहचानी गई कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग को लेकर। शुक्रिया प्रसाद। फिलहाल
आपने काफ़ी देर इंतजार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आर्यन वैद भी बहुत देर से हमारे साथ है। मैं बीच में एक ही कमेंट ले पाया आर्यन, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बीच में आ नहीं पाया आपके पास। आपने देखा कैसे माहौल गरमाना शुरू हो गया था। मैं बीच में एक कमेंट आपसे ज़रूर यहाँ पे चाहूँगा कि आपको लगता है कि आपने थम्स अप तो किया है बजट को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मापने के लिए आपके पास पैमाना नहीं होगा कि भाई ये हुआ या नहीं हुआ। जो बात कही गई थी पिछले बजट में उससे कितना आगे इस बार ले गए, तो हम लोग को कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी सेटअप भी एक प्लान करना चाहिए, वो चाहे पार्टीज के मैनिफेस्टो में हो चाहे वो सालाना बजट्स में हो अपने। सर एब्सोल्युटली, आप जो कह रहे हैं वो अगर नहीं है तो आई एम सरप्राइज्ड। मैं देखिए एक लेमैन के नज़रिए से बजट को देख रहा हूँ एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट, आई थिंक डीमोनेटाइजेशन के बाद इस तरह से लोगों की स्पिरिट टूट गई थी। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग जो भी हुआ था, बट जो माहौल बन गया था इट वाजंट वेरी पॉजिटिव। उसके बाद ये जो बजट जो आया है, दिस इज डेफिनेटली अ रिलीफ, इट्स अ बाम ऑन दोज वुंड्स। जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, जो कुछ पिछले बजट में कहा गया था, हैज दैट बीन अचीव्ड और नॉट अचीव्ड? आई मीन एज अ लेमैन देयर इज नथिंग जो आप कर सकते हैं इसके बारे में। आई एम श्योर देयर मस्ट बी कमिटीज दैट लुक इनटू इट। यू नो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट ओवरऑल जैसा अभी अभी कहा कि व्हाट इज अफोर्डेबल हाउसिंग वो डिफाइन नहीं किया गया, बट टू इंक्लूड अफोर्डेबल हाउसिंग इन एज पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। अब वो कैसे होता है, द निटी-ग्रिटीज ऑफ दैट, आई एम श्योर you know there are much more technical people, much more intelligent people जो इस पर काम करेंगे and they'll formulate a policy on that. बिल्डअप एरिया को माना जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन, फिलहाल आज हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। जल्दी से मीम अफजल साहब, आपकी बात रह गई थी और मैंने वादा किया था कि आप अपनी बात पूरी करेंगे मेरे उठने से पहले यहाँ से। देखिए, मैं ये कह रहा था कि डीमोनेटाइजेशन का जो असर हुआ था और सरकार की जो एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है, उसमें जो ज़्यादा तबका था, और इत्तेफाक से वो इस पार्टी का वोटर भी काफ़ी बड़ी तादाद में है, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, उसको तो राहत देने की कोशिश की गई है। और ये डिमोनेटाइजेशन का ये नतीजा है कि एक तरफ आपने 50,000 का स्लैब बढ़ाया और दूसरी तरफ आपने जो उसकी इनकम थी उसके ऊपर टैक्स जो है वो 10% की बजाय 5% कर दिया। ये एक थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो गरीब आदमी इससे मुतासिर हुआ, जिसका बहुत नुकसान हुआ, किसानों का, उन सब का, उनको आप सिर्फ क्रेडिट के बहाने या इंश्योरेंस के ज़रिए से मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको उनके कर्ज़े के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? आप 10 लाख करोड़ का बजट किसानों के लिए कहते हैं आगे हम देंगे, 1,87,000 करोड़ आपने इसमें रखा, तो आप ये जो कर्जा है जो शायद 1 लाख से आसपास ही है, इसको माफ़ करने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते थे? सबसे ज़्यादा सफ़र अगर डिमोनेटाइजेशन से किसी ने किया है तो देश की रूरल आबादी ने किया है, पैसे लेने में भी, पैसे देने में भी, और अपने काम के अंदर भी। हर तरह का नुकसान उनको सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, बाकी फैक्ट जो अपर क्लास है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ कि उनकी इंडस्ट्रीज ज़्यादा चलती थी, वो कम चलने लगी, लेकिन उनसे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो अभी खातून बैठी हुई थी, सिन्हा साहब की बहू और सिन्हा साहब की बेगम, दूसरे सिन्हा साहब की, जाहिर है आपने उनसे एक सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था आपने, कि भाई जो गृहिणी महिला हैं उनके लिए इस बजट में कुछ है क्या? वो बेचारी साफ कह गई, इसलिए कि उनको कहाँ गृहिणी महिलाओं से कुछ लेना देना है। उनके तो घर में बजट बनता था, उनके फादर इन लॉ भी बजट बनाते थे, उनके खाविंद भी बजट बनाते थे, तो अच्छी बातें ही सिर्फ बता सकती थी। तो मेरा कहना ये है कि बजट के अंदर गरीब आदमी के लिए कोई अट्रैक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रही दूर दूर तक भी। चलिए, अब वो है नहीं सर, मुख्तलिफ स्कीमों से जो हर साल हर सरकार देती है सर, लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन का असर भी तो है ना कि गरीब की परिभाषा हमारे यहाँ सरकार के हिसाब से तो बदल जाती है सर। आपकी सरकार में कोई और गरीब होता था, इनकी सरकार में कोई और गरीब होता, फिर आपकी सरकार आएगी फिर कोई और गरीब हो जाएगा। कोई कहता है 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता, कोई कहता है 12 रुपए में मिलता, कोई कहता है 27 रुपए कमाने वाला अमीर है, कोई कहता है 32 रुपए कमाने वाला अमीर है। तो हमारे देश में तो सर गरीब का ही सबसे ज्यादा मजाक बना। आज तक तो 62 साल से, हम 70 साल से गरीब हटाओ का नारा ही सुनते आ रहे हैं, फिर भी आज बता रहे हैं कि 60% तो इस देश का गरीब है। तो मेरा सवाल यह है शाहनवाज हुसैन, चलने से पहले आखिरी आपसे उनकी बातों को एड्रेस करते हुए, कि भाई गरीब के लिए बजट में कुछ आए तो फिर कैसे आए?
अगर सब कुछ गरीब के इर्द गिर्द हो रहा है, फिर भी एक आ जाए कि गरीब के लिए कुछ नहीं है, तो फिर तो सारी एक्सरसाइज फिटाइल हो जाती है ना। देखिए, अफजल साहब ने दो बात तो मान ली कि ये कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ, तो हुआ तो सही, आखिर वो स्लैब तो हटा, तो इसके लिए कम से कम सरकार को मुबारकबाद देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार का फोकस ही गरीब को लेकर काम करने का। हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम किए, हमने रेल के क्षेत्र में बड़ा काम किया, हमने किसानों के लिए। आप एक बात कह रहे हैं कि किसानों को कर्जा माफ़ करना चाहिए। आप ये देखिए कि हमने इसमें जो फसल बीमा है उसके स्लैब को 30 से 40% किया। दूसरी तरफ हमने किसानों के लिए 10 लाख करोड़ के कर्ज का इंतजाम किया। दूसरा, जो डेयरी में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका ऐलान किया। तो किसान को भी आप गरीब मान रहे हैं कि नहीं? आज किसान है, चाहे छोटा किसान है, कुछ बड़े किसान होंगे, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनकी मदद करना, गांव की मदद करना, इकोनॉमी, गांव की जो इकोनॉमी है उसमें हमने उस पर पूरा ध्यान दिया है। ये डिमोनेटाइजेशन का फायदा आज आप कह रहे हैं कि उसके वजह से हुआ है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जो अनअकाउंटेड मनी थी वो काउंटेड हुई है, सरकार के पास है। और आज एक कमियां निकालने में कांग्रेस पूरी तरह नाकाम रही। पूरे इस बजट के अंदर सिर्फ एक लाइन राहुल जी बोले और बाद में एक लाइन ज्योति आदित्य जी से पूछा और फिर बोले। उसके अलावा सिर्फ कल भी यही बोले थे, आज भी यही बोले कि रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है। कितने बेरोजगार उनके दरवाजे पर जा रहे हैं उनसे रोजगार मांगने के लिए। आज रोजगार के बारे में मैं बात को अपनी रिपीट नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूँ हम अपने संसाधन से रोजगार डेवलप करेंगे। हम अमेरिका के रोजगार पर डिपेंड नहीं हैं, ठीक है, बल्कि हम अपने लोगों को स्किल देकर पूरे दुनिया में उनकी ज़रूरत होगी, ऐसा माहौल हम बनाना चाहते हैं। चलिए हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद हो सकता है मेहमानों का पैनल भी बदल जाए आपके साथ, लेकिन मुझे उम्मीद है विजय जी आप रहेंगे थोड़ी देर और सर आप भी रहेंगे गिर साहब, और कुछ रोशनी और डालेंगे टैक्स स्लैब्स को लेकर खास तौर पे। और जो सारी बातें अभी हुई हैं कि गरीब के लिए कुछ है या नहीं, विजय जी उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि वाकई जो है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं।